नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल से आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में शुक्र के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र द्वारा प्रतिपादित राज्य लोक कल्याण का राज्य है। शुक्र नीति में राज्य के कार्य क्षेत्र को अत्यंत व्यापक माना गया। ग्रंथ में राज्य के कार्यों में प्रजा की भौतिक सुरक्षा से लेकर उसके जीवन के सामाजिक, आर्थिक व नैतिक पक्षों के व्यवस्थित संचालन और प्रजा की सर्वांगीण उन्नति के लिए सक्रिय प्रयासों को सम्मिलित किया गया। शुक्र ने राज्य के कर्तव्यों के 8 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया। दुष्टों का निग्रह, प्रजा की रक्षा, दान, प्रजा का परिपालन आदि संपन्न करना, न्यायपूर्वक कोष का अर्जन, राजाओं से कर वसूल करना, शत्रुओं का मानमर्दन करना तथा निरंतर भूमि का अर्जन करना। राज्य के दायित्वों की उपरोक्त सूची से यह स्पष्ट है कि शुक्र ने राज्य के विस्तृत कार्य क्षेत्र का प्रतिपादन किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों को भी अर्जित करते रहना चाहिए। अब हम पहला कार्य लेते हैं, प्रजा की सुरक्षा। प्रजा की सुरक्षा। शुक्र के अनुसार प्रजा की सुरक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। शुक्र ने राजा को चेतावनी दी है कि प्रजा की रक्षा के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति न करने पर उसका स्वयं का भी नष्ट हो जाना निश्चित है। शुक्र ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह स्वयं धर्म के अधीन रहकर दंड की शक्ति के समुचित प्रयोग द्वारा दुष्टों का निग्रह करे और सज्जनों को संरक्षण प्रदान करे। शुक्र के अनुसार विभिन्न प्रकार के अपराधियों को राज्य न पनपने देना शासक का प्रमुख दायित्व है। उनका मत है कि इस दायित्व के पालन में उदासीनता बरतने से प्रजा उद्विग्न हो जाती है और उसमें शासन के प्रति विरोध का भाव पनपने लगता है। दूसरा, लोक कल्याण। शुक्र ने राज्य की हस्तक्षेपवादी धारणा का प्रतिपादन नहीं किया। शुक्र ने कौटिल्य और मनु की भांति ही सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य के जन कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन तो किया है, साथ ही उन्होंने राज्य की अनेक जन कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया। शुक्र ने शासक को क्रूरता न करने तथा उदारता पूर्वक दीन निसहाय जनता का पालन करने का परामर्श दिया है और अपेक्षा की है कि वह स्वयं के सुख के लिए प्रजाजन को कष्ट न पहुंचाए, क्योंकि प्रजा के दुखी रहने से राजा नष्ट हो सकता है। शुक्र नीति में शासक को अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने का निर्देश दिया गया है। शुक्र ने शासक से अपेक्षा की है कि वह मंदिर तथा उद्यान बनाने के लिए प्रजा को बिना कर लिए हुए भूमि का आवंटन करे। उन्होंने राज्य को यह भी निर्देश दिया है कि वह प्रजाजन को उनके परिवार को आकार के अनुरूप आवास बनाने के लिए भूखंड आवंटित करे। शुक्र ने शासन से राजधानी में कुओं, बावड़ी, सरोवर, उद्यान, गलियों, मंदिर, मठ और धर्मशाला आदि का निर्माण व व्यवस्था करने की अपेक्षा की है। शुक्र नीति में पर्यावरण की सुरक्षा को शासकीय दायित्व में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शासक से अपेक्षा की है कि वह ग्रामों वनों में वृक्षों का आरोपण करवाने तथा उनके पोषण के लिए खाद व जल की नियमित व्यवस्था करे। इसके अतिरिक्त राजा से आवासीय स्थानों के आसपास उद्यान लगाने को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा की गई है। शुक्र नीति में शासन से प्रजा के उपयोग हेतु तथा नगरों व ग्रामों के सौंदर्यीकरण के लिए जलाशयों के निर्माण और व्यवस्था की अपेक्षा की गई है। साथ ही नदियों पर सुंदर, मनोहर
और सुविधाजनक पुल बनवाने का निर्देश दिया गया है। शासन को यह परामर्श भी दिया है कि वह नदियों में नौकाओं और जलयानों आदि की व्यवस्था करे। शुक्र ने विभिन्न स्तरों के राजकीय कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का निर्माण करवाना राज्य का दायित्व माना। यात्रियों के निवास के लिए सुविधायुक्त धर्मशालाओं का निर्माण करवाना, तब विक्रय होने वाली वस्तुओं की श्रेणियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के बाजारों का निर्माण करवाना भी शुक्र ने राज्य का दायित्व बताया। शुक्र ने धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों के आगमन के विवरण तथा उनसे संबंधित सूचनाओं को नियमबद्ध रीति से अंकित करने की व्यवस्था का परामर्श दिया है तथा स्पष्ट किया है कि धर्मशालाओं में ठहरने वाले यात्रियों तथा उनके संपत्ति आदि की सुरक्षा करना शासक का दायित्व है। अब अर्थव्यवस्था का निर्वाह व नियमन। शुक्र ने अर्थव्यवस्था का नियमन करने को राज्य का आवश्यक दायित्व बताया है। शुक्र ने बिना राज्य से अनुज्ञा यानी लाइसेंस प्राप्त किए दूध कीड़ा, जुआ, शिकार करने व शस्त्र धारण करने का निषेध किया है। शुक्र नीति में व्यवसाय व वाणिज्य के संदर्भ में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राजकीय हस्तक्षेप की अपेक्षा की गई है। ग्रंथ में यह प्रतिपादित किया गया है कि तोलने, वाणिज्य के नियमों का पालन करने, मुद्रा, सिक्के, धातु आदि के संदर्भ में व्यापारियों के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। शुक्र ने शासक को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि व्यापारी सभी प्रकार के पदार्थों में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करे। शुक्र ने गौ, गंज, अश्व, ऊंट, भैंस आदि पशुओं, चांदी, स्वर्ण, रत्न, मादक द्रव्य, विष आदि पदार्थों के क्रय विक्रय, मद्य के उत्पादन व विक्रय तथा चिकित्सा आदि व्यवसायों का विनियमन करने की अपेक्षा की है। शुक्र नीति में यह घोषणा की गई है कि उपरोक्त गतिविधियों के लिए राज्य की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। शुक्र ने शासक से प्रजा में मद्यपान को सीमित और विनियमित करने की अपेक्षा की है। उन्होंने शासक को परामर्श दिया है कि वह मदिरा गृहों को ग्रामों या आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करवाएं। उन्होंने राज्य में दिन के समय मद्यपान को प्रतिबंधित करने की भी अपेक्षा की है। अगला राज्य कार्य, राज्य के शैक्षणिक दायित्व। शुक्र ने राज्यों को नागरिकों के मध्य शिक्षा के प्रसार के लिए भी उत्तरदायी माना। शुक्र नीति में शासक से अपेक्षा की गई है कि योग्य शिक्षार्थियों को छात्रवृत्तियां देकर उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करें। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वह शिक्षा पूर्ण हो जाने पर शिक्षित व्यक्तियों को राजकीय पदों पर उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्तियां प्रदान करें। उन्होंने शासन से यह भी अपेक्षा की है कि विद्या और कला में पारंगत व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित करें। शुक्र ने शासन के ऐसे प्रयत्न करने का भी निर्देश दिया है जिनसे विद्याओं तथा कला की भी निरंतर उन्नति हो। शुक्र ने शासक पर समाज के प्रतिष्ठित व गुणवान व्यक्तियों यथा तपस्वियों, वेदों व स्मृतियों व पुराणों के विद्वानों, शास्त्रज्ञों, ज्योतिषियों, मंत्र तत्ववेताओं, चिकित्सकों या अन्य विषयों के विद्वानों तथा बुद्धिमान व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था करने, उनका सम्मान करने तथा उनके लिए मासिक या वार्षिक वृत्ति नियत करने का दायित्व आरोपित किया। अब राज्य के सामाजिक दायित्व।
शुक्र ने राज्य के सामाजिक दायित्वों का मनु की भांति विस्तृत विवेचन तो नहीं किया, तथापि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक जीवन को संगठित और सुव्यवस्थित बनाए रखना राज्य का दायित्व है। शुक्र ने राज्य से यह अपेक्षा या सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है कि समाज के विभिन्न वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य और शूद्र अपने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते रहें तथा उनके मध्य सौजन्यपूर्ण संबंध बने रहें। प्रजा के जीवन में धर्म को सुनिश्चित करना शुक्र ने राज्य का दायित्व माना है। सार्थक सामाजिक व्यवस्था का नियमन और सामाजिक जीवन में धर्म और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना शुक्र के अनुसार राज्य का दायित्व है। अब है न्याय की व्यवस्था। मनु और कौटिल्य की भांति शुक्र भी प्रजा को न्याय प्रदान करने को राज्य का आवश्यक कर्तव्य मानते हैं। शुक्र के अनुसार राज्य अपनी दंड शक्ति के प्रयोग के माध्यम से प्रजा की समाज कंटकों से रक्षा करता है तब प्रजा के अधिकारों की सुरक्षा करता है। कौटिल्य की भांति शुक्र भी वितरणात्मक न्याय को राज्य का प्रमुख दायित्व मानते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि न्यायशील शासक प्रजा को धर्म, अर्थ व काम के त्रिवर्ग से संपन्न करता है। अब है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए शुक्र ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। शुक्र ने राज्य से प्रशासन को व्यवहारिक और विवेक सम्मत आधारों पर संगठित करने की अपेक्षा की है तथा यह स्पष्ट किया है कि शासन को निरंतर सजग रहकर ये देखते रहना चाहिए कि विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों को भली भांति पूरा करते रहें तथा किसी भी प्रकार प्रजा को पीड़ित नहीं करें। शुक्र ने राजा से अपेक्षा की है कि प्रशासनिक कर्मचारियों के हितों का भली भांति संरक्षण करे। संभवतः शुक्र प्रथम भारतीय विचारक है जिन्होंने प्रशासन के आंतरिक पक्षों, कर्मचारियों के वेतन, वेतनमान, पदोन्नति, भविष्य निधि, पेंशन, अवकाश आदि के संबंध में राज्य से सुनिश्चित और कर्मचारियों के प्रति लाभप्रद नीति बनाने की अपेक्षा की है। अब परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह। शुक्र ने यह भी स्वीकार किया है कि राज्य को आवश्यक रूप से अन्य राज्यों से संबंध बनाने पड़ते हैं तथा उनका निर्वाह करना होता है। शुक्र ने राज्य से अपेक्षा की है कि वह परराष्ट्र संबंधों को इस प्रकार संचालित करे कि राष्ट्र हित की सर्वाधिक पूर्ति हो तब प्रजा के कल्याण व सुरक्षा को अधिक सुरक्षित किया जा सके। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वह अंतर्राज्यीय संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करके राज्य को अनावश्यक युद्धों व टकरावों से बचाए। अंतर्राज्यीय संबंधों के विवेकपूर्ण निर्धारण और संचालन के लिए शुक्र ने कौटिल्य और मनु की भांति शासक के कुछ सिद्धांतों और नियमों के अधीन रहकर निर्णय करने की अपेक्षा किया। इन नियमों में शुक्र ने राज्य के वर्गीकरण के सैद्धांतिक आधारों, षड्गुण और उपायों को सम्मिलित किया। इस प्रकार शुक्र नीति में प्रतिपादित राज्य के कार्य क्षेत्र का उपरोक्त विवेचन यह स्पष्ट कर देता है कि शुक्र नीति पूर्ण अर्थ में एक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन करती है। शुक्र ने राज्य के कार्य क्षेत्र की परिधि में प्रजा की भौतिक सुरक्षा को लेकर उसकी आर्थिक, सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति तक को सम्मिलित किया है। अब राजाओं का वर्गीकरण व राजा की अनिवार्य देवत्व का निषेध। शुक्र ने शासक के अनिवार्य देवत्व का प्रतिपादन नहीं किया है। शुक्र नीति में शासकों को उनके गुणों और आचरण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया। शासन के निर्वाह को ग्रंथ में तप के तुल्य माना है तथा ये प्रतिपादित किया है कि ये तप सात्विक, राजस तथा तामस 3 कोटियों का हो सकता है।
सात्विक राजा के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए ग्रंथ में कहा गया है कि जो शासक अपने धर्म में निरत रहकर प्रजाओं का पालन करने वाला, संपूर्ण यज्ञों को संपन्न करवाने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, दानशील, सम्मान, शूर, इंद्रिय भोग में अनासक्त, वैराग्ययुक्त होता है, वह सात्विक कहलाता है। यह भी प्रतिपादित किया है कि इन गुणों से युक्त शासक ही अपनी आध्यात्मिक उन्नति में सफल होता है। ग्रंथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त वर्णित गुणों से सर्वथा विपरीत गुण रखने वाला शासक तामस की श्रेणी में आता है। ऐसे शासक में दया का भाव होता है और वह शासकीय अहंकार के कारण निरंकुश होता है, हिंसा में रुचि रखता है तथा सत्य से रहित होता है। ग्रंथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसा शासक अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से च्युत होकर नरक को प्राप्त करता है। शासकों की श्रेणी यानी तीसरी श्रेणी के लक्षणों की मीमांसा करते हुए कहा गया है कि जो शासक दंभी, लोभी, विषयी, कपटी, मन से अन्यथा प्रकटता अन्य प्रकार का व्यवहार करने वाला, वाणी और कर्म से कलह में रुचि रखने वाला, नियंत्रणहीन, पतित व्यक्तियों के प्रति अनुराग रखने वाला तथा अशुद्ध अंतःकरण वाला होता है, वह राजस की कोटि में रखा जा सकता है। ग्रंथ में सात्विक, राजस और तामस शासक क्रमशः श्रेष्ठ, मध्यम और निकृष्ट राजा माना गया है। और इसी वरीयता क्रम को स्पष्ट करते हुए शुक्र ने कहा है कि सात्विक राजा देवताओं के अंश को, तामस राक्षसों के अंश को और राजस मनुष्य के अंश को भोगता है। धन्यवाद।